बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक चुनावी रैली के दौरान विवादास्पद बयान दे दिया। नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ रही ममता बनर्जी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में ही डेरा डाल लिया है। सोमवार की चुनावी रैली में ममता बनर्जी ने इशारों में बीजेपी के नेताओं को धमकी भी दी कि सेंट्रल फोर्स चुनाव के बाद चली जाएंगी और टीएमसी की सरकार बनी तो उन्हें देख लेंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि वो एक एक को नाम से जानती हैं और चुनाव में जो गुंडागर्दी हो रही है प्रशासन उसे बर्दाश्त नहीं करेगा और ना ही किसी को बख्शा जाएगा। ममता बनर्जी ने तंज कसते हुए कहा कि तब बीजेपी के लोग कहेंगे कि केंद्रीय सुरक्षा बल को कुछ और दिन रहने दो ताकि वो बचे रहें। এই গুন্ডাগুলোর নাম কিন্তু আমি জানি, আমি প্রত্যেকটা নাম জানি, খাতায় আমিও সযত্নে রক্ষা করব। আর দেখছি কার কত কত গুন্ডামির জোর আমি দেখছি। প্রশাসন গুন্ডামিকে বরদাস্ত করবেন না। প্রশাসন প্রশাসনের মতো কাজ করবে। ইলেকশনের সময় বাইরের পুলিশ অনেক আসে আর এখানকার পুলিশেরাও তাদের দোষ নেই, তারা ভয়ে ভয়ে মাথা নিচু করে চলে। আমি মনে করি অন্যায় অন্যায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা যে না নেবে সে বুঝতে পারবে আগামী দিন তো আমরাই থাকবো, তখন আমরা দেখে নেব, ভোটের পরে তো সব পালাবে, তখন বলবে আর কিছুদিন সেন্ট্রাল ফোর্সকে রেখে দাও, আর কিছুদিন সেন্ট্রাল ফোর্সকে রেখে দাও যেন আমাদের বাঁচিয়ে দেয়। তারপর 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 এখন আর দেরি নয়। इंडोनेशिया के वेस्ट जावा से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आईं, जहां एक रिफाइनरी में लगी भयंकर आग से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। खतरे को देखते हुए वहां की सरकार ने आसपास रहने वाले 500 से ज्यादा लोगों को उनके घरों को खाली करने के आदेश दिए, क्योंकि रिफाइनरी में लगी आग ने कुछ ही मिनटों में काफी खतरनाक रूप ले लिया। आग इतनी खतरनाक हो गई कि उसने पल भर में पूरी रिफाइनरी को आग के गोले में तब्दील कर उसे तहस नहस कर दिया। भीषण लपटें कई फीट ऊपर तक उठती दिखाई दी, जो काफी दूर तक विनाश की कहानी बयां कर रही थी। आग से निकलने वाला काला धुआं चारों तरफ फैल गया, जिसने वहां के लोगों को खौफ से भर दिया। यही नहीं, रिफाइनरी में हो रहे धमाकों से लोग थर्रा उठे। ये धमाके इतने दमदार थे कि उनकी वजह से आसमान में कई फीट ऊपर तक आग के गोले बनते दिखाई दिए। इस हादसे के बाद रास्तों पर सेना के जवानों को तैनात कर दिया गया ताकि लोगों को रिफाइनरी की तरफ जाने से रोका जा सके। वहां अचानक इतने बड़े पैमाने पर यह आग कैसे भड़की, इसकी छानबीन जारी है। पाकिस्तान में एक बार फिर हिंदुओं की आस्था पर हमला करते हुए 100 साल पुराने एक मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया। न्यूज 18 के शैलेंद्र बांगू की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के रावलपिंडी में 100 साल पुराने उस मंदिर पर कुछ लोगों ने उस वक्त हमला कर दिया जब वहां मरम्मत का काम चल रहा था। इस हमले में मंदिर की दीवारों के साथ कई दरवाजों और सीढ़ियों को भी काफी नुकसान पहुंचा, जिसके बाद तोड़फोड़ की इस घटना में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया। खबर है कि मंदिर और इसके आसपास की जमीन पर कई लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा जमा रखा था, जिसे स्थानीय प्रशासन की मदद से हाल ही में हटवाया गया था और उसके बाद मंदिर का निर्माण नए सिरे से करवाया जा रहा था। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक ऑटो और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 महिला और एक बच्चा समेत 4 लोगों की मौत हो गई। इस भयानक हादसे का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें शहर की एक सड़क पर ऑटो खड़ा दिखाई दिया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जैसे ही ऑटो घूमा, सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर मारने के साथ ही वहां आग लग गई और इसी बीच कार की पिछली सीट पर बैठा एक आदमी फौरन बाहर निकल आया, लेकिन ऑटो और कार में बैठे बाकी लोग नहीं निकल सके। हादसे के बाद वहां हड़कंप मच गया। आसपास रहने वाले लोगों की वहां भीड़ जमा हो गई। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र के रायगढ़ की ये घटना, किस तरीके से जबरदस्त हादसा, फिर गाड़ी में आग लग गई। कार और ऑटो की टक्कर की वजह से यह हादसा हुआ। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए किस तरीके से ऑटो और कार की जबरदस्त टक्कर हुई थी। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां ताजमहल का दीदार करने पहुंचे 2 परिवार वालों के बीच मारपीट हुई। एक परिवार के लोगों ने दूसरे परिवार के एक आदमी पर लड़कियों के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाया और फिर उसे पीटने के लिए टूट पड़े। कुछ देर में ही ताजमहल के अंदर दोनों परिवार वाले गुत्थम गुत्था हो गए।
दोनों परिवार की महिलाएं भी इसमें पीछे नहीं रहीं। इस घटना के वक्त कुछ पुलिस वाले और सीआईएसएफ के कुछ जवान भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन वो लोग भी कुछ देर तक झगड़े को सुलझाने में नाकाम रहे। हालांकि कोशिशें जारी रखी। कुछ देर बाद पुलिस और वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह दोनों को अलग कर दिया, लेकिन इसी बीच एक महिला ने दूसरे पक्ष की एक महिला पर वार कर दिया, जिससे वहां का माहौल एक बार फिर खराब हो गया। बताया गया कि 2 दिन पुराने मारपीट के इस वीडियो को वहां मौजूद एक लड़के ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और फिर उसे वायरल कर दिया। बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजुमदार के घर मातम की आवाजें सुनाई देने लगी। गोपाल मजुमदार की मां शोभा मजुमदार पिछले करीब 1 महीने से आईसीयू में थी। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनकी पिटाई की थी और 27 दिन अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ने के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। शोभा मजुमदार की खबर आते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ उनके घर जमा हो गई। शोभा मजुमदार अमर रहे के नारे गूंजने लगे। करीब 1 महीने पहले से ही बीजेपी शोभा मजुमदार पर हमले का आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगा रही है। शोभा की मौत की खबर आते ही गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने टीएमसी पर हमले तेज कर दिए। बीजेपी का दावा है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने गोपाल मजुमदार के घर हमला किया था और मां शोभा ने बेटे को टीएमसी कार्यकर्ताओं से बचाने की कोशिश की थी। इनको बेरहमी से मार रहा था, तो माताजी इनको बचाने के लिए गई थी। इनको भी ऐसे बेरहमी से मारा गया है। हालांकि टीएमसी ने पूरे मामले पर सफाई देते हुए घटना से पल्ला झाड़ लिया। Her death had nothing to do with the incidents of altercation between her son Gopal and the Trinamool Congress worker. The lady died of old age and illness. इस बीच शोभा मजुमदार का डेथ सर्टिफिकेट भी सामने आ गया, जिसमें उन्हें चोट पहुंचने का जिक्र किया गया है। हालांकि ये सर्टिफिकेट जारी करने वाली डॉक्टर अर्चना मजुमदार हैं, जो खुद उत्तर दमदम सीट से बीजेपी की उम्मीदवार हैं। देश के दूसरे राज्यों में भी कोरोना के मरीजों में तेजी से इजाफा हो रहा है। देश भर में 24 घंटों में कोरोना के 68,000 नए मामले सामने आए, जबकि 219 लोगों की मौत हो गई। कोरोना के मामलों में 3,000 नए मामलों के साथ कर्नाटक दूसरे और पंजाब 2,870 नए मरीजों के साथ तीसरे नंबर पर बना हुआ है। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 1904 नए मामले सामने आए हैं। सूरत में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सूरत में आज से धारा 144 लगा दी जाएगी और साथ ही सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी गई है। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच होली के मौके पर दिल्ली के सभी जिलों में प्रशासन ने नियम तोड़ने वालों के खिलाफ अभियान तेज रखा। दिल्ली सरकार ने कुछ दिन पहले ही सार्वजनिक जगहों पर भीड़ जुटाकर होली मनाने पर रोक लगा दी थी और उसी नियम का पालन करवाने के लिए दिल्ली के कई जिलों में प्रशासन की टीमें उतरी। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके से सामने आई तस्वीरों में प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी एक हाउसिंग सोसाइटी में घूम घूम कर निगरानी करते नजर आए। जो टीम है सिविल डिफेंस की, वो लगातार मुआयना कर रही है। होली मनाने के चक्कर में लोग कोरोना नियमों को न भूल जाएं, इसलिए उन जगहों पर खास नजर रखी गई जहां भीड़ जुटने की आशंका थी। हम यहाँ के आसपास पार्कों में घूमे और पब्लिक सोसाइटीज में देख रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली की सड़कों पर भी पुलिस ने कोरोना नियम तोड़ने वालों पर कड़ी नजर रखी। दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके से सामने आई तस्वीरों में बैरिकेडिंग कर पुलिस के जवान वहां से गुजरने वाली हर गाड़ी की जांच करते नजर आए। सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर दिया गया कि गाड़ियों में बैठे लोगों ने मास्क पहना है या नहीं। महाराष्ट्र के नागपुर में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से लाखों रुपयों का नुकसान हुआ। इस हादसे की खबर मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने में जुट गई, लेकिन तब तक पूरी फैक्ट्री इस आग की चपेट में आ चुकी थी। हालांकि दमकल कर्मियों ने वहां पहुंचते ही चारों तरफ से पानी की बौछार करनी शुरू कर दी। इस काम में कई घंटों का वक्त लगा। तब तक उस फैक्ट्री में रखा लाखों रुपयों का सामान जलकर राख हो चुका था। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी हुई। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति समेत कई इलाकों में फिर बर्फबारी हुई। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव ने इटावा में फूलों से होली खेली। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में व्हील चेयर पर बैठकर रोड शो किया। इस दौरान ममता बनर्जी ने पूर्व मंत्री और मौजूदा बीजेपी प्रत्याशी शुवेंदु अधिकारी को निशाने पर लिया। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में बीती रात भीषण झड़प हुई। बांकुड़ा में पहले चरण का मतदान हो चुका है, जबकि 8 विधानसभा सीटों में दूसरे चरण में चुनाव होने हैं और इस बीच बीती रात तारापुर इलाके में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। इस हिंसक झड़प में दोनों तरफ के कई कार्यकर्ता जख्मी हुए हैं।
दोनों तरफ के कार्यकर्ता हाथों में लाठी और डंडे लेकर नारेबाजी करते हुए भी दिखाई दिए। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को भगाया। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। म्यांमार में सुरक्षा बल की गोलीबारी में अब तक 400 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों के मारे जाने के बाद भी वहां लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। म्यांमार में फरवरी में हुए फौजी तख्तापलट के बाद से ही लोग लोकतंत्र के लिए सेना से लोहा ले रहे हैं, जिसकी कुछ और तस्वीरें सामने आई। राजधानी यांगोन में बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी पूरी तैयारी के साथ सुरक्षा बल का सामना करते नजर आए। हाथों में तीर कमान लिए इन लोगों ने सड़क के बीच में बोरियां रखकर बैरिकेड बनाया और उसी की आड़ लेकर हथियारबंद जवानों के सामने डट गए। तीर कमान के अलावा इन लोगों के पास पेट्रोल बम भी नजर आए। ये हालात तब हैं जबकि शनिवार को ही वहां सुरक्षा बल की फायरिंग में 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिनमें कई बच्चे भी शामिल थे। वहां से सामने आई तस्वीरों में हथियारबंद सुरक्षा बल निहत्थी भीड़ पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते दिखे। ऐसा लगा जैसे वो अपने ही लोगों से कोई जंग लड़ रहे हों। लेकिन सेना की इस ज्यादती के बाद भी लोग पीछे नहीं हटे, बल्कि मारे गए लोगों की अंतिम यात्रा में सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे और सेना को खुलकर चुनौती दे डाली। चीन का दौरा करने वाली WHO की टीम ने कोरोना वायरस के जानवरों से इंसानों में फैलने की आशंका जताई। News18.com की रिपोर्ट है कि WHO की टीम ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उसे वुहान की लैब से कोरोना के फैलने के सबूत नहीं मिले और टीम ने यह आशंका जताई कि कोरोना वायरस चमगादड़ से किसी दूसरे जानवर तक होते हुए इंसानों तक पहुंचा। इस टीम ने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी उसमें लैब से वायरस के लीक होने के पहलू को छोड़कर बाकी सभी पहलुओं पर आगे की जांच जारी रखने का प्रस्ताव रखा। यानी वुहान की लैब से वायरस के लीक होने की जांच बंद करने की सिफारिश की। हालांकि WHO की इस टीम की रिपोर्ट तय वक्त से काफी देरी में सौंपी गई, जिससे उस पर कई तरह के सवाल भी उठे। कई लोगों ने ऐसी आशंका भी जताई कि चीन ने अपनी लैब से वायरस लीक की जांच को प्रभावित करने का काम किया। पिछले काफी वक्त से प्रदर्शनों की आग में जल रहे कैरिबियाई देश हैती में फिर हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। इस बार वहां पर यह हंगामा संविधान संशोधन के प्रस्ताव पर हुआ और विपक्ष के नेताओं के साथ वहां के हजारों लोग राजधानी पोर्टो-प्रिंस की सड़कों पर उतरकर आगजनी और तोड़फोड़ करने लगे। बेकाबू भीड़ के सामने जो कुछ आया वो उनके गुस्से का शिकार होने से नहीं बच पाया। संविधान संशोधन के समर्थन में जो बैनर रास्तों के किनारे लगे थे, उन्हें भी उन लोगों ने तोड़कर आग के हवाले कर दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के हाथों में कई पोस्टर, बैनर और तख्तियां नजर आईं, जिनमें वहां की सरकार के विरोध में नारे लिखे दिखाई दिए। साथ ही वहां के राष्ट्रपति जोवेनल मोइज के इस्तीफे की मांग पर भी प्रदर्शन में शामिल लोगों ने जमकर नारेबाजी की। कोरोना के खतरे के बीच लोगों का जो हुजूम रास्तों पर उतरा, उसे देख ऐसा लगा मानो वो अपने राष्ट्रपति को पद से हटाकर ही दम लेंगे। राजस्थान के डूंगरपुर से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां रंगों की जगह पत्थरों से होली खेली गई, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। बताया गया कि वहां पत्थर से होली खेलने की पुरानी परंपरा है, जिसे इस बार भी निभाया गया। इस दौरान लोगों की दो टोलियों ने एक दूसरे पर पत्थरों की बौछार कर दी। बिना चोट की परवाह किए ये लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसाते रहे। पत्थरों की ये होली काफी देर तक चलती रही, जिसे देखने के लिए आसपास के लोग भी वहां पहुंच गए। लेकिन पत्थरों की चपेट में आने से 13 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इनमें कुछ की हालत गंभीर बताई गई। बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी ने नाव से प्रचार किया। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी बंगाल के हुगली में नाव से चुनाव प्रचार करने पहुंची। आईटीबीपी के जवानों ने लद्दाख की गलवान घाटी में होली का जश्न मनाया। दिल्ली के एक होटल में जुआ खेलने और खिलाने के आरोप में 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। जम्मू कश्मीर में जश्न राजौरी नाम के महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का मकसद पर्यटन को बढ़ावा देना है। वीरेंद्र सहवाग और प्रियंका चोपड़ा समेत कई हस्तियों ने अपने परिवार के साथ होली मनाई। साथ ही उन्होंने सभी देशवासियों को भी होली की बधाई दी। तजाकिस्तान में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में आज भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री आमने सामने होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तजाकिस्तान की राजधानी दुम्बाशे पहुंच चुके हैं। इस सम्मेलन में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी हिस्सा लेंगे। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की सम्मेलन से अलग मुलाकात तय नहीं है। अफगानिस्तान पर चर्चा के लिए 15 देशों के विदेश मंत्री की यह बैठक हो रही है।
पिछले दिनों पाकिस्तानी सेना प्रमुख बाजवा के नरम रुख के बाद ये पहली बार है जब दोनों देशों के विदेश मंत्री किसी कार्यक्रम में शामिल होंगे, इसलिए सबकी नजरें इस बैठक पर टिकी हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां बैलगाड़ी दौड़ प्रतियोगिता के दौरान हुए एक हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें दिखा कि जैसे ही ये प्रतियोगिता शुरू हुई और बैलगाड़ियां एक दूसरे को पछाड़ने लगीं, तभी एक बुजुर्ग उनके रास्ते में आ गए। इससे पहले कि वहां मौजूद लोग उन्हें हटा पाते, एक बैलगाड़ी उन्हें रौंदते हुए चली गई। इस घटना से वहां भगदड़ मच गई। लोग तुरंत जमीन पर गिरे उस बुजुर्ग के पास पहुंचे। उन्हें लगा कि बैलगाड़ी की चपेट में आने से वो बेहोश हुए हैं, लेकिन वक्त बीतने के साथ ही कुछ लोगों को लगा कि मामला गंभीर है और फिर वो उस बुजुर्ग को उठाकर अस्पताल ले गए। हालांकि तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। इससे पहले सैकड़ों की संख्या में लोग इस प्रतियोगिता में दिखाई दिए। कोरोना संकट के बावजूद लोगों ने वहां भीड़ जुटाई। पंजाब सरकार ने सभी जिलों के डीसी और एसएसपी को बीजेपी के कार्यक्रमों की सुरक्षा तय करने का निर्देश दिया है। निर्देश में कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त पुलिस बल और कमांडो का इस्तेमाल भी किया जाए। ये फैसला बीजेपी के एक विधायक से बदसलूकी के बाद लिया गया, जिसका आरोप भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं पर लगा है। मिस्र की सुएज नहर पर फंसे भारी भरकम जहाज एवरगिवन को निकालने में कामयाबी मिल गई, जिससे पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली। चीन से सामान लेकर हॉलैंड की तरफ जा रहा यह जहाज मंगलवार को तेज हवाओं की वजह से तिरछा होकर सुएज नहर के दोनों किनारों के बीच फंस गया था, जिसके बाद से ही उसे वहां से निकालने और सीधा करके दोबारा पानी में लाने की कोशिशें की जा रही थीं और करीब एक हफ्ते की मेहनत के बाद जहाज को बाहर निकालने में कामयाबी मिली। जब जहाज किसी तरह किनारे से दूर आया तो उसे खींचने वाली नावों ने हॉर्न बजाकर जश्न भी मनाया। करीब 1300 फीट लंबे और 2 लाख टन से भी ज्यादा वजन वाले इस जहाज का अगला हिस्सा पूरी तरह रेत में धंस गया था। ऐसे में उसे दोबारा पानी में तैराना आसान काम नहीं था और इसके लिए वहां खुदाई करने वाली कई मशीनें, क्रेन और जहाज को खींचने वाली नावें दिन रात जुटी हुई थी। इसके लिए पहले नहर के दोनों किनारों से रेत निकालकर उसे गहरा किया गया। इसके बाद खींचने वाली ताकतवर नावों की मदद से उसे बाहर निकालने की कोशिश की गई और आखिरकार उसे निकालने में कामयाबी मिल गई। दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में एक को खोलना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि 193 किलोमीटर लंबी ये नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है और इसकी वजह से यूरोप और एशिया के बीच का समुद्री रास्ता करीब 9000 किलोमीटर कम हो जाता है। यानी इस नहर की वजह से सामान ढोने वाले इन जहाजों का सफर घटकर करीब आधा रह जाता है। लेकिन इस नहर के बंद होने पर यूरोप से एशिया जाने वाले जहाजों को अटलांटिक महासागर से होते हुए पूरे अफ्रीका का चक्कर काटकर हिंद महासागर के रास्ते एशिया आना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी हफ्तों का वक्त खराब होगा, जिससे सामान ढोने की लागत भी काफी बढ़ जाएगी। इसी वजह से एशिया और यूरोप के बीच होने वाला करीब पूरा समुद्री कारोबार सुएज नहर के रास्ते ही होता है। एक अनुमान के मुताबिक सुएज नहर के रास्ते रोजाना करीब $9.5 अरब यानी भारतीय रुपयों में करीब 69,000 करोड़ रुपए की कीमत का सामान ढोया जाता है। और अगर पिछले 6 दिन का ही आंकड़ा देखें तो इस लिहाज से 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान पहले ही हो चुका है। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान के बीच एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। हालांकि जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें फिलहाल घर भेज दिया। न्यूज 18 के विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि शरद पवार को 31 मार्च को दोबारा मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा, जहां उनकी सर्जरी होगी। एनसीपी अध्यक्ष की तबीयत को देखते हुए उनके सारे कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है और अब वो 1 अप्रैल को बंगाल भी नहीं जाएंगे, जहां वो ममता बनर्जी के समर्थन में प्रचार करने वाले थे। एक दिन पहले ही पेट दर्द की शिकायत के बाद एनसीपी अध्यक्ष को अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने मेडिकल जांच के बाद शरद पवार की चल रही दवाओं को बंद कर दिया और उन्हें आराम करने की सलाह दी। डॉक्टर ने एडवाइस दिया है कि 2 दिन तक वो सारी दवाएं बंद की जाएं। 31 तारीख को उन्हें ब्रिज कैंडी अस्पताल में एडमिट किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने एक सीए की हत्या का मामला सुलझाने का दावा किया। दिल्ली की आदर्श नगर पुलिस ने चार्टर्ड अकाउंटेंट अनिल अग्रवाल की हत्या की गुत्थी को सुलझाने का दावा किया। अनिल अग्रवाल की 16 मार्च को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने बताया कि उसने चोरी के इरादे से हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया था। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारी बारिश हुई, जिससे कई स्कूलों में पानी भर गया। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने बंगाल में हो रही हिंसा पर चिंता जताई।
साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि इस हिंसा के पीछे टीएमसी का हाथ है। ये सब सारी हिंसा ये सब 2 मई तक रहेगी। 2 मई के बाद हिंसा की राजनीति समाप्त हो जाएगी। होली की छुट्टी के दिन सुप्रीम कोर्ट ने रेप के एक मामले की सुनवाई की और आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी। इस याचिका में आरोपी ने अपनी गिरफ्तारी का शक जताते हुए सुनवाई की अपील की थी। कुछ दिन पहले दिल्ली की एक महिला ने गोवा के एक रेस्टोरेंट मालिक पर रेप का आरोप लगाया था। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। न्यूज 18 के विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि गढ़चिरौली में पुलिस ने एक मुठभेड़ में 5 नक्सलियों को ढेर कर दिया। बताया गया कि पुलिस को इलाके में बड़ी संख्या में नक्सलियों के एकजुट होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ वहां सर्च ऑपरेशन चलाया। तभी नक्सलियों ने पुलिस की टीम पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसका पुलिस ने मुंहतोड़ जवाब दिया। खबर है कि करीब घंटे भर चली इस मुठभेड़ में नक्सलियों के पैर उखड़ गए और वो अपनी जान बचाकर भागने लगे। इससे पहले सुरक्षा बल को निशाना बनाने के मकसद से लगाए गए 3 बम्बों को भी पुलिस ने बरामद किया था। जो सरेंडर नहीं करते और इस खूनी विचारधारा को नहीं छोड़ते हैं और पुलिस के ऊपर हमला करते हैं, विकास कामों को रोकते हैं, उनका इसी तरह से हश्र होने वाला है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकी हमले में बीजेपी के एक निगम पार्षद समेत एक पुलिस वाला शहीद हो गया। आतंकियों ने यह हमला उस वक्त किया जब नगर निगम के दफ्तर में अहम बैठक चल रही थी, जिसमें बीजेपी की एक नेता समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। उन्हें तुरंत ही नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकियों की तलाश में पूरे इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। माना जा रहा है कि हमला करने वाले आतंकी आसपास कहीं छिपे हो सकते हैं। 2 मिलिटेंट ने आके अटैक कर, इनकी बेसिकली मीटिंग थी, उसमें अटैक हुआ तो उसमें एक कैजुअलिटी, मतलब 2 कैजुअलिटी हुई। इस हमले में बीजेपी पार्षद समेत शहीद हुए पुलिस वाले का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया और इस दौरान उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सुरक्षा बल के कई अधिकारी भी पहुंचे। पुलिस के मुताबिक इस हमले में आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के 2 आतंकी शामिल बताए जा रहे हैं, जिन्होंने निगम पार्षदों, पंचों और सरपंचों की बैठक को निशाना बनाया, जिसमें बीजेपी की प्रदेश सचिव फरीदा खान की जान बाल बाल बच गई, जबकि आतंकियों ने बीजेपी के एक पार्षद रियाज अहमद पीर की हत्या कर दी। वहीं उनकी सुरक्षा में तैनात एक पुलिस वाला भी इस हमले में शहीद हो गया।